सो हाय दोस्तों, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने 8th क्वेश्चन तक कवर किया था। आज हम इसमें आगे कवर करने वाले हैं। सो 9th क्वेश्चन इज दैट गिव योर कमेंट्स ऑन द फॉलोइंग। ऑडिटर ऑफ द MS फॉर्चून इंडिया प्राइवेट लिमिटेड was changed for the accounting year 2014-15. The closing inventory of the company as on the 31st 15 amounting to 100 lakhs continue as it is and become the closing inventory of the 31/3/16. Auditor of the company proposed to exclude from the audit program for the audit of closing inventory of the 100 lakhs on the understanding it pertained to the preceding year which are audited by the another auditor. तो बेसिकली क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2015 तक की का जो क्लोजिंग इन्वेंट्री का ईयर था वो 2016 में वो डाल रहे हैं 31/3/16 तक। तो क्या ये एक तरह से ठीक रहेगा? मतलब 31/30/15 की 31/30/16 में वो ऑडिट कर सकता है या नहीं? तो इसके बारे में चलिए हम बात देखते हैं। Verification of the inventory. As per the SA 510 initial audit engagement, opening balances in conducting an initial audit engagement, the objective of the auditor with respect to the opening balances is to obtain the sufficient and the appropriate audit evidence. तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑडिटर का कि सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेके आना, वेदर द ओपनिंग बैलेंस कंटेन द मिस स्टेटमेंट दैट मेटरली मिस स्टेटेड। जो ओपनिंग बैलेंसेज हैं उनमें कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं है या मेटरली इफेक्ट तो नहीं किए गए जो करंट पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को है, और अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी रिफ्लेक्टेड इन द ओपनिंग बैलेंस हैज बीन कंसिस्टेंट अप्लाइड। और अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं वो कंसिस्टेंटली अप्लाई की गई हैं या नहीं एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते हुए। When the financial for the preceding period were audited by the predecessor auditor, the current auditor may be able to obtain the sufficient and the appropriate audit evidence regarding the opening balance by the pre-using the copy of auditor। दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी पिछले साल की जो ऑडिटेड करेगा, मतलब पिछले वाला ऑडिटर प्रेसिडेंसर ऑडिटर, द करंट ऑडिटर में एबल टू ऑब्टेन द सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस। जो करंट ऑडिटर है वो सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट एविडेंस लेगा इस चीज़ का रिगार्डिंग जो ओपनिंग बैलेंस है जो पिछले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का वो सही है या नहीं, और जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इससे रेलेवेंट, तो उन सारी चीज़ों के बारे में भी देखेगा वो कि ये एक तरह से सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं, इनकी जो रिपोर्टिंग है वो सही ढंग से की गई है या नहीं, ये सारी चीज़ें उसे देखनी पड़ेंगी। जो द करंट ऑडिटर कैन प्लेस द रिलायंस ऑन द क्लोजिंग बैलेंस कंटेन्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो अभी वाला ऑडिटर है जो इस साल जो ऑडिट कर रहा है ऑडिटर, उसको रिलाई करना पड़ेगा इन फाइनेंशियल नंबर्स पर, क्लोजिंग नंबर्स पर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डाले गए हैं पिछले पीरियड के, एक्सपेक्ट एंड डूइंग द परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, और ऑडिट प्रोसीजर्स को छोड़ के। द जनरल प्रिंसिपल्स गिवन द वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स रिक्वायर्ड दैट द ऑडिटर शुड कंफर्म दैट द एसेट्स हैव बीन करेक्टली वैल्यूड ऑन द बैलेंस शीट डेट। जनरल प्रिंसिपल ये कहता है वेरिफिकेशन ऑफ द एसेट्स का कि एसेट्स हैं वो करेक्टली वैल्यूड की गई होंगी बैलेंस शीट डेट पर, और जो नॉर्मल ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर है वो इंश्योर करेगी कि फिगर ये एक्सप्रेस करे ओपिनियन करेक्ट है और प्रॉपरली वैल्यू किए गए हैं। इट इज ऑल्सो क्वाइट लाइकली दैट द इन्वेंट्री लाइंग इट इज माइट हैव द डेटरेटेड एंड सेम नीड टू बी एग्जामिन। जो सारी इन्वेंट्रीज हैं वो सही तरह से एग्जामिन की जाएंगी और जो इन्वेंट्रीज हैं वो सही से रिकॉर्ड की गई है नहीं ये देखा जाएगा ऑडिट प्रोग्राम में। जो ऑडिटर है बेसिकली जो ऑडिटर है वो एडवाइस करेगा कि एक्सक्लूड ना करो ऑडिटर ये एडवाइस नहीं कर रहा कि एक्सक्लूड कर दो आप क्लोजिंग इन्वेंट्रीज को ऑडिट प्रोग्राम से। नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर द obvious assertions in the following item appearing in the financial स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 50,000 रुपए डाल रखे हैं, बैलेंस शीट में ट्रेड रिसीवेबल डाल रखे हैं 2 लाख। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस देखते हैं पहले। एक्सपेंडिचर हैज बीन एक्चुअली इंकर्ड फॉर द पर्पज ऑफ ट्रैवलिंग। एक पर्पज ऑफ ट्रैवलिंग के लिए एक्चुअली इंकर किए जाने चाहिए। ट्रैवलिंग हैज बीन अंडरटेकन ड्यूरिंग द ईयर अंडर द कंसिडरेशन। ट्रैवलिंग उसी साल की जानी चाहिए जिस साल आप एक्सपेंसेस डाल रहे हो। जो टोटल अमाउंट है एक्सपेंडिचर का वो 50,000 ही होना चाहिए, और ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस ट्रीट होना चाहिए और चार्ज होगा P&L अकाउंट में। जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं ये सारी इसमें सारी सेल्स ट्रांजेक्शन्स होनी चाहिए जो इसी साल हुई हैं, और ये रिकॉर्डेड होने चाहिए प्रॉपरली और इसी साल अक्कर होने चाहिए।
ये बेसिकली एसेट्स कंस्टिट्यूट करेंगे इस साल के एसेट्स को कि इस साल के कितने एसेट्स हैं, और ये भी शो होने चाहिए प्रॉपर वैल्यू पे, और ये डिडक्शन ऑफ द अमाउंट एंड द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ये सारी चीज़ें इसमें शो होनी चाहिए। तो बेसिकली अगर हम बात करें राइट शॉर्ट नोट में फॉलोइंग जनरल पर्पस फाइनेंस स्टेटमेंट, तो बेसिकली जीपीएफएस क्या होता है, तो एज पर द एस 700 फॉर्म एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जनरल पर्पस फाइनेंस स्टेटमेंट आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द जनरल पर्पस फ्रेमवर्क। बेसिकली जो एफआरएफ के फ्रेमवर्क्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं तो उनको आप जनरल पर्पस फाइनेंस स्टेटमेंट बोल सकते हो। A financial reporting framework designed to meet the common financial information needs of a wide range of the users is called general purpose framework। जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एफआरएफ बेसिकली कॉमन नीड्स को मेजर करता है काफ़ी सारे लोगों की, लाइक इसमें इंटेंटिव यूजर्स बोल सकते हैं हम लोग कि जो शेयर होल्डर्स हो गए या सप्लायर्स हो गए, क्रेडिटर्स और कंपनी एंड थर्ड पार्टी इंटरमीडिएट्स, उन सब की नीड्स को बेसिकली जो राइज करता है, उन सब की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमें जनरल पर्पस फाइनेंस स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जो जनरल पर्पस फाइनेंस स्टेटमेंट है ये बेसिकली इंक्लूड करते हैं बैलेंस शीट को, लाइक आपके स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये भी इंक्लूड करते हैं कि आपके जो सप्लीमेंट्री शेड्यूल दिए गए हैं और इन्फॉर्मेशन है बेस्ड ऑन एंड डिराइव फ्रॉम द एक्सपेक्टेड सच एज टू बी रीड स्टेटमेंट। जो आपके सप्लीमेंट्री शेड्यूल थे या नोट्स टू अकाउंट्स थे, इसमें भी हम सारी चीज़ें डाल देंगे कि ये भी इंक्लूड करता है जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। Such schedules and supplementary information may be deal, for example, the financial information about the business and geographical segment and a disclosure about the effect of changing prices। आपके शेड्यूल और सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन ऐसे हो सकते हैं, लाइक आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आ गई बिजनेस के रिगार्डिंग या जियोग्राफिकल सेगमेंट है आपका उसके रिगार्डिंग, और जो डिस्क्लोजर किया गया है आपका इफेक्ट ऑफ द चेंजिंग प्राइसेस, आपके जितने भी प्राइस चेंज हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग, तो उसको हम इंक्लूड कर सकते हैं जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो इंक्लूड नहीं करती एज अ सच आइटम रिपोर्ट बाय द डायरेक्टर और द स्टेटमेंट बाय द चेयरमैन, डिसीजन एनालिसिस बाय द मैनेजमेंट एक्सेट्रा। जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ये भी इंक्लूड नहीं करेंगी जो डायरेक्टर ने जो रिपोर्ट दी है या चेयरमैन ने जो रिपोर्ट दिया, डिस्कशन और एनालिसिस हुए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग मैनेजमेंट के, तो उन सारी चीज़ों को हम इंक्लूड नहीं करते। Such financial statements are prepared and present at least annually or directed toward the common information needs of the wide range of the users। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली प्रिपेयर की जाएंगे, प्रेजेंटेड की जाएंगी एनुअली, और ये कॉमन इंफॉर्मेशन नीड्स को सेटिस्फाई करेंगी जो भी यूजर्स हैं उनकी। Some of these users may require or have power to obtain the information in addition to that contained in the financial statement। ये जो यूजर्स होते हैं बेसिकली इनमें से कुछ लोगों को पावर होती है ऑब्टेन करने की इंफॉर्मेशन इन एडिशन टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लाइक अगर आपको किसी स्पेसिफिक कंटिजेंट लाइबिलिटी के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उनको राइट होता है, वो इस इन्फॉर्मेशन को एक्वायर कर सकते हैं। Many users have to rely on the financial statement as their major source of the financial information should be prepared presented in their needs। बेसिकली काफ़ी सारे यूजर्स रिलाई कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, और उनका जो मेजर सोर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो बेसिकली आपका प्रिपेयर और प्रेजेंट होता है नीड्स के हिसाब से, और इसी नीड्स के हिसाब से वो आगे काम करते हैं कि लाइक हमें इन जो अकाउंटिंग फंडामेंटल्स हैं उनको इंक्लूड करना है, और एप्लीकेबल होते हैं ये सारे जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कैसे अप्लाई करते हैं आपके। Disclosure of the accounting policy lays down that the going concern is one of the fundamental accounting assumptions underlying the financial statement। Basically going concerns आपकी एक fundamental assumptions है, assumption का पार्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। जो गोइंग कंसर्न का कंसेप्ट है ये एनवाइज करता है कि एंटिटी मतलब एक फोर्सेबल फ्यूचर तक चलेगी। ये नहीं है कि एंटिटी आपकी 2 साल में 3 साल में बंद हो जाएगी, ये मतलब काफ़ी टाइम तक चलेगी जिसको हम आगे फोरकास्ट नहीं कर सकते, चलती ही रहेगी, तो उसको आप बोल सकते हैं गोइंग कंसर्न। ये इंडिकेशन बेसिकली कॉमन होती है हर किसी के लिए, और इसी के बेसिस पे ऑन द अकाउंट ऑफ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न के बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं जो एसेट और लाइबिलिटीज है वो रिकॉर्डेड होती है, और जो एंटिटी है अपने रियलाइज कर सकती है एसेट्स को और डिस्चार्ज कर सकती है इनकी लाइबिलिटीज को नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में। और अगर अजम्पशन है हमारी अनजस्टिफाइड होगी ये पूरी तरह, तो एंटिटी मे नॉट बी एबल टू रियलाइज एसेट्स एट द रिकॉर्डेड अमाउंट। तो एंटिटी अपनी एसेट्स को
रियलाइज नहीं कर पाएगी एक रिकॉर्डेड अमाउंट पर, और बेसिकली उसको अमाउंट में चेंज करना पड़ेगा, मैच्योरिटी डेट्स में चेंज करना पड़ेगा। एज पर द AS1 कैसे एप्लीकेबल होता है इसमें? एज पर द AS1 ये बोल सकते हैं कि डिस्क्लोजर ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसी रिक्वायर्ड एट नो स्पेसिफिक डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड इन केस सेम हैज बी फॉलोड इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेसिकली AS1 के हिसाब से इसमें कोई भी स्पेसिफिक डिस्क्लोजर नहीं किया जाता फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हुए, अजम्पशंस फॉलो नहीं की। अगर आपने इसकी एजम्पशंस फॉलो नहीं की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, तो आपको बेसिकली ये बोलना पड़ेगा कि आपको फैक्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि आपने ये क्यों नहीं लिखा कि आपने गोइंग कंसर्न को फॉलो नहीं किया। तो आपको ये फैक्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा पूरी तरह। As per the ऐसे 570 going concern establish the standards on auditing responsibility in the audit of the financial statement. Going concern basically आपको establish करता है standards on the auditing, like जो आप going concerns के basis पे follow कर रहे हो regarding the management and use of the going concern of the assumptions. जो भी आप management के going concerns को use कर रहे हो उसके regarding आपको पूरे assumptions बतानी पड़ेंगी। State the matter which the statutory auditor should look into before framing an opinion on the account, finalization of the audit of the accounts and discuss the overall approach. वो मैटर्स बताओ जिसपे बेसिकली ऑडिटर देखता है एक ओपिनियन बनाने से पहले ऑन द फाइनलाइजेशन ऑफ द ऑडिट अकाउंट। लाइक कौन से मैटर एक ऑडिटर देखता है ऑडिटेड अकाउंट्स को फाइनल करने से पहले, उसे क्या क्या देखना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो वो बेसिकली क्या क्या देखता है ये चीज़ हम देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ द ओपिनियन ऑन द अकाउंट्स, ओपिनियन फॉर करते हुए उसको क्या क्या देखना पड़ता है। प्रिंसिपल एक्सपेक्ट टू बी कवर इन द ऑडिट फॉर्म, ये एक्सपेक्ट्स हैं, ये बेसिकली कवर करने पड़ते हैं उसको ऑडिट करते हुए। कवर इन द ऑडिट टू फॉर्म एन ओपिनियन। Examination of the system of accounting and internal control to ascertain that it is appropriate for the business and help in proper recording of the transactions. एग्जामिनेशन करता है अकाउंटिंग सिस्टम की और इंटरनल कंट्रोल की, और ये एश्योर करता है आपको, और ये एसर्टेन करता है कि आपका जो अप्रोप्रिएट है, आपका जो अकाउंटिंग सिस्टम है और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है आपके बिजनेस के लिए अप्रोप्रिएट है, और ये हेल्प करेगा आपको प्रॉपरली रिकॉर्ड करने में सारी ट्रांजेक्शन्स को। और बेसिकली इसके लिए काफ़ी वो इंक्वायरीज करता है, काफ़ी टेस्ट करता है इस चीज़ को देखने के लिए कि इसके जो सिस्टम है वो एक्चुअल में काम कर रहे हैं नहीं, एक्चुअल में सिस्टम बढ़िया है या नहीं। रिव्यू द सिस्टम एंड प्रोसीजर्स टू फाइंड आउट वेदर दे आर एडवोकेट एंड कॉम्प्रिहेंसिव इंसिडेंटली। लाइक ये चीज़ रिव्यू करता है, जो सिस्टम और प्रोसीजर्स हैं ये फाइंड आउट करने की कोशिश करता है, ये रिव्यू करता है कि जो आपके सिस्टम और प्रोसीजर्स हैं वो एडवोकेट हैं, कॉम्प्रिहेंसिव हैं, और जो मटेरियल इन एडवोकेसी हैं और वीकनेस हैं उनमें एग्जिट हो रही है या नहीं। और ये भी अलाउ करता है कि फ्रॉड और जो एरर्स हैं आपके वो अननोटिस तो नहीं हो गए हैं, लाइक आपके फ्रॉड और एरर्स हैं उनको पकड़ा जा चुका है नहीं पूरी तरह, ये चीज़ भी देखता है वो। चेकिंग द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट, आपके अर्थमेटिकल एक्यूरेसी देखता है बुक्स ऑफ अकाउंट की, कि आपके बुक्स कितनी एक्यूरेट हैं, कितनी एक्यूरेट हैं, मतलब उनकी जो कैलकुलेशन है वो सही से की गई है नहीं। वेरिफिकेशन ऑफ ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ ट्रांजेक्शंस, वेरीफाई करता है कि ट्रांजेक्शन कितनी ऑथेंटिकेट है और कितनी वैलिड है आपकी, जो ऑर्गेनाइजेशन ने बेसिकली बुक्स ऑफ एंट्रीज में डाले हैं। ये एसर्टेन करता है कि प्रॉपर डिस्टिंक्शन की गई है आपके रेवेन्यू और कैपिटल नेचर के आइटम्स में, मतलब पूरी तरह उसमें डिस्ट्रिक्शन की गई है आपके रेवेन्यू और कैपिटल नेचर के आइटम में। रेवेन्यू वाले आपने P&L में डाले हैं और जो कैपिटल वाले हैं वो बैलेंस शीट में डाले हैं। कंपैरिजन करता है बैलेंस शीट का और P&L का दूसरे स्टेटमेंट्स के हिसाब से कि वो सही है या नहीं। वेरिफिकेशन करता है आपकी टाइटल, एग्जिस्टेंट और वैल्यू ऑफ द एसेट्स जो अपीयर हो रही है बुक्स में वो सही एसेट हो रही है नहीं। ऐसा तो नहीं है कि मतलब दिखा बस रखी है और आपके पास ऑटो भी नहीं है। वेरिफिकेशन और लाइबिलिटीज देखता है सही कि मतलब अगर किसी की 10 लाख रुपए लाइबिलिटी दिखा रखे तो एक्चुअल में वो बंदा एग्जिस्ट करता है या नहीं। चेक करता है रिजल्ट शोन बाय द प्रॉफिट एंड लॉस, ये चेक करता है कि आपका जो रिजल्ट प्रॉफिट एंड लॉस का शो किया गया है वो एक्चुअल में ट्रू एंड फेयर है या नहीं सही से, या उसको मतलब P&L में उसमें शो किया गया है तो ट्रू एंड फेयर है या नहीं। वेयर द ऑडिट ऑफ द कॉर्पोरेट बॉडी, अगर उसने कॉर्पोरेट बॉडी की ऑडिट की है तो ये देखता है कि आपकी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है वो सारी कंपाइल हो रही है या नहीं उसके रिगार्डिंग।
अप्रोप्रिएट पर्सन और बॉडी वेदर द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग एग्जामिन रेलेवेंट ट्रूथ है। जो आपकी रिपोर्टिंग की गई है, जिस पर अप्रोप्रिएट पर्सन या बॉडी को आप रिपोर्ट करते हो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, तो उनका ट्रू एंड फेयर व्यू चेक करते हैं कि वो एक तरह से ट्रू एंड फेयर व्यू में काम कर रहे हैं नहीं, और उस ऑर्गेनाइजेशन में P&L भी चेक करते हैं। इट विल बी दस टू रियलाइज दैट द ड्यूटीज ऑफ द ऑडिटर आर नॉट लिमिटेड टू वेरिफिकेशन ऑफ द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक। बेसिकली उसकी एक ड्यूटी लिमिटेड नहीं होती वेरिफिकेशन ऑफ द अर्थमेटिकल बुक्स तक जो क्लाइंट ने बनाई है। ही मस्ट सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट द एंट्रीज इन द बुक्स आर, अपने आप को सेटिस्फाई करता है कि जो एंट्रीज हैं आपकी बुक्स में वो ट्रू एंड फेयर हैं, कंप्लीट रिकॉर्ड की गई हैं, और जो रिकॉर्डेड हुई हैं और उनका नेचर है वो पूरी तरह रियल है। ये भी एग्जामिन करता है कि जो सारे वाउचर्स हैं, इनवॉइस हैं, मिनट्स ऑफ डायरेक्टर है और पार्टनर हैं और अदर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं, वो आपके अवेलेबल है या नहीं, और उनका नेचर और ऑथेंटिसिटी देखता है। ये भी वेरीफाई करता है कि प्रॉपर अथॉरिटी दी गई है हर ट्रांजेक्शन्स के लिए और हर ट्रांजेक्शन करेक्टली रिकॉर्डेड है या नहीं। और वो भी ये भी वेरीफाई करता है कि फाइनल अकाउंट हैं जो ड्रोन किए गए हैं लॉ या स्टैट्यूट के द्वारा वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट कर रहे हैं नहीं ऑर्गेनाइजेशन के। ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन को कैसे बोल सकते हैं? एज पर द ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द सेटिस्फैक्शन इन द स्टैंडर्ड ऑन द ऑडिटिंग। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑडिटर के क्या होता है कि हमारी जो ऑडिट्स हैं वो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हो जाए। जो पर्पस होता है एक ऑडिट का वो बेसिकली ये होता है कि आप अपना कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटेंडेड यूजर्स कैसे बढ़ा सकते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और ये अचीव किया जा सकता है आपका ओपिनियन देने के बाद। जो आपका ओपिनियन है वो सारी मटेरियल रिस्पेक्ट्स में होना चाहिए और एज पर द एप्लीकेबल FRF होना चाहिए। तो ऑडिट है इज जनरल ऑब्जेक्टिव टू फाइंड आउट वेदर द अकाउंट शो ट्रू एंड फेयर। ऑडिट बेसिकली इसलिए की जाती है कि आप ये देखते हो कि आपके जो अकाउंट्स हैं ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहे हैं या नहीं। क्रिटिकल एग्जामिनेशन है बुक्स का कि मतलब बुक्स का रेट मैंने सही से एग्जामिन किया। इन्वेस्टिगेशन क्या है? इन्वेस्टिगेशन दूसरे हाथ या ये बोल सकते हो क्रिटिकल एग्जामिनेशन है अकाउंट्स का विद अ स्पेशल पर्पस। लाइक आपको फ्रॉड पकड़ना है उसके लिए इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, तो जो फ्रॉड के लिए इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो उसको आप स्पेशल पर्पस के हिसाब से बोल रहे हो कि वो उसी तरह उसको इन्वेस्टिगेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ द फ्रॉड इज सस्पेक्टेड एंड अकाउंटेंट इज कॉल्ड अप टू चेक द अकाउंट वेदर द फ्रॉड रियली एग्जिस्ट और नॉट। एग्जाम्पल भी वही दे रखा है कि अगर आपका फ्रॉड ये आपको शक है कि कोई फ्रॉड हो गया ऑर्गेनाइजेशन में, अकाउंटेंट को ये बोला जाता है कि ये चेक करो कि एक्चुअली फ्रॉड हुआ है या नहीं। तो कैरेक्टर ऑफ द इंक्वायरी चेंज इनटू इन्वेस्टिगेशन। बेसिकली आपका जो कैरेक्टर है वो एक ऑडिटर से इन्वेस्टिगेटर बन जाता है, और इन्वेस्टिगेशन अंडरटेकन इन न्यूमरस एरियाज ऑफ अकाउंट। काफ़ी सारे एरियाज में की जाती है इन्वेस्टिगेशन। लाइक आप वेस्ट एंड लॉस देखते हो कि मतलब वेस्ट में कितना डाला है, स्क्रैप कितना डाला है, लॉस कितना हुआ है, प्रॉफिटेबिलिटी देखते हो और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखते हो कितना है। For auditing on the other hand, the general objective is to find out whether the accounts show a true and fair view. Basically auditing का general objective तो ये है कि accounts आपके true and fair view show कर रहे हैं या नहीं। और जो ऑडिटर ये सीख करता है कि नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस में कि अकाउंट्स जो अडोप्ट हो रहे हैं वो टेक्निक और सर्कमस्टांसिस के हिसाब से आपके पूरी तरह सही हैं या नहीं। फ्रॉड और एरर्स को देखता है जो आपके ऑडिटर के नोटिस में आते हैं, जो चेकिंग में आते हैं, कि ये डेप्थ पूरी तरह उनको डेप्थ में देखा जाता है कि सही से इन्वेस्टिगेट हुए हैं या नहीं प्राइमरी फेस एविडेंस के बेसिस पे। और जो ऑडिटर है आपका कंपनी का इन द कोर्स ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी, अपने ड्यूटी के दौरान ये बिलीव करता है जो ऑफेंस है फ्रॉड का वो कमिटेड कंपनी के अगेंस्ट कमिटेड किया गया है ऑफिसर्स या एम्प्लॉयज के द्वारा, तो उसको मैं सही से चेक करूं। और अगर उसके कोई भी फ्रॉड मिल जाता है ऐसा कि जो मतलब एम्प्लॉयज ने किया है कंपनी के अगेंस्ट, तो उसको रिपोर्ट करना होता है इमीडिएटली सेंट्रल गवर्नमेंट को विद इन द 60 डेज ऑफ हिज नॉलेज। 60 दिन के अंदर, जब उसको फ्रॉड पता चला उसके 60 दिन के अंदर उसको वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा, प्लस जितने भी प्रोसीजर्स हैं वो सारे फॉलो करने पड़ेंगे। तो आज की वीडियो में हमने 12 क्वेश्चन तक किया है, आगे का हम अगले वीडियोस में कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आने वाली वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल के साथ।